हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, हम हमारी रिवीजन MCQ सीरीज के अंतर्गत आज के इस वीडियो के अंतर्गत जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है या जो परिसंचरण तंत्र होता है उसके ऊपर आधारित MCQ देखने वाले हैं। और ये MCQ है, ये आपकी सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन विशेष रूप से आपकी लैब असिस्टेंट के एग्जाम के लिए तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ साथ में यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ये वीडियो है ये लगातार पहुंचते रहें। तो शुरुआत करते हैं आज के इस MCQ सेशन के बारे में। और जो हमारा आज का पहला MCQ है उसको यदि हम देखें तो वो क्या है, देखो भाई, सबसे पहले हम पहले MCQ के बारे में बात करते हैं कि फुफ्फुसीय जो धमनी होती है जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, किस प्रकार का रक्त लेकर जाती है। जो पल्मोनरी आर्टरी है या फुफ्फुसीय धमनी है वो कैसा रक्त लेकर जाती है, कहने का मतलब ऑक्सीजन युक्त या ऑक्सीजन विमुक्त, या मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो। तो ध्यान से समझो, देखो जो हमारी रक्त वाहिनी होती हैं, क्या होती हैं? रक्त वाहिनी। ये विशेष रूप से एक तो होती है धमनी, एक होती है सिरा, और इसके अलावा पतली वाहिनियां होती हैं जिन्हें हम कहते हैं केशिकाएं अर्थात कैपिलरीज। तो ये तो हो गई हमारी आर्टरी, ये हो गई हमारी वेन, और ये हो गई हमारी कैपिलरी। सामान्य तौर पर कोई भी जो धमनी होती है इसमें हमारा ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, और जो सिराएं होती हैं उसके अंतर्गत आपका विऑक्सीजनित रक्त बहता है। नॉर्मल कंडीशन में यह होता है। केशिकाएं होती हैं एकदम पतली वाहिनियां होती हैं जो आपकी सिराएं धमनियां विभाजित होकर बनाती हैं और अल्टीमेटली सिराओं के रूप में वो कलेक्ट होती। तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है वो किसमें बहता है? धमनियों में। और विऑक्सीजन अर्थात जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो वो रक्त बहता है किसमें? सिराओं में। लेकिन एक धमनी होती है, अपवाद याद रखना है आपको, और वो अपवाद क्या याद रखना है कि एक धमनी है, कौन सी? फुफ्फुसीय धमनी, जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका विऑक्सीजनित रक्त होता है, वो बहता है। यह रक्त को हमारे दाएं नीले से कहां लेकर जाती हैं? हमारे फेफड़ों के अंतर्गत लेकर जाती हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो यही तो पूछा है कि फुफ्फुसीय जो धमनी होती है वो किस प्रकार का रक्त लेकर जाती है। ध्यान से सुनने की बात है, ये धमनी का नाम सुनते आपको कंफ्यूज नहीं होना है। धमनी जो ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर जाती है, लेकिन क्योंकि ये फुफ्फुसीय धमनी है तो ये कैसा लेकर जाएगी? विऑक्सीजनित रक्त लेकर जाती। तो इसमें ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं, ये कैसा लेकर जाती है? ऑक्सीजन रहित रक्त लेकर जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। मिश्रित रक्त हमारे अंदर होता ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो पहले के लिए जो ऑप्शन हो जाएगा, जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो इस पूरे कंसेप्ट को हमने समझा है। बताने को तो मैं सीधा ये बता सकता था कि ऑक्सीजन रहित रक्त को लेकर जाती है, लेकिन किसी भी चीज को समझने के लिए उसके पीछे के कंसेप्ट को सही तरीके से समझना जरूरी है। बिना कंसेप्ट को समझे हुए आप कितनी चीजों को रट पाओगे?
रटना आपको बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही एक अपवाद और इसके साथ है, वो है फुफ्फुसीय शिरा का। किसका? फुफ्फुसीय शिरा। और ये शिरा ध्यान से सुनना, हमारे ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है उसको फेफड़ों से कहां लेकर आती है? बाएं आलिंद में लेकर आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 1। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या है? देखो, ऐसे नोड, ध्यान से सुनना, ऐसे नोड को क्या कहा जाता है? देखो, ऐसे का मतलब है साइनो, ए का मतलब है एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड इसे हमें कहते हैं। या इसे कहा जाता है हिंदी में कोटर आलिंद पर्व, कोटर आलिंद पर्व कहते हैं। और ये क्या होता है? हमारा जो दायां आलिंद होता है ना, कौन सा आलिंद? दायां आलिंद। इस दाएं आलिंद में एक गांठ जैसी, एक बटन जैसी क्या होती है? संरचना होती है। और ये जो संरचना होती है, ध्यान से सुनना, हमारा जो हृदय होता है इसकी धड़कन को एक तरीके से कंट्रोल करती है। हमारा जो हृदय है, हमारा जो हृदय है, हार्ट है, ये स्व उत्तेजनशील होता है। कैसा होता है? स्व उत्तेजनशील। कहने का मतलब इसमें अपने आप उत्तेजना उत्पन्न होती है, ये अपने आप धड़क सकता है। इसकी जो गति होती है इसको नियंत्रित रखने के लिए इसके पास ये पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ऐसे नोड पाई जाती है, जिसे हम कोटर आलिंद पर्व या ऐसे नोड कहते हैं। और इसी को, क्योंकि ये कंट्रोल करने का कार्य करती है, इसे सामान्य भाषा में कहा जाता है पेस मेकर। ये हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है? पेस मेकर पाया जाता है, प्रकृति ने हमें दिया है। तो याद रखना, कई बार आपने नाम सुना होगा पेस मेकर का, तो वो पेस मेकर वास्तव में क्या है? ऐसे नोड ही होता है। तो ऐसे नोड को क्या कहा जाता है? द्वितीयक पेसमेकर नहीं कहते भाई, प्राथमिक पेसमेकर या प्राकृतिक पेसमेकर इसे कहा जाता है। वोल्व नियंत्रक नहीं होता है, रक्त शुद्धक नहीं होता है, यह हमारा प्राथमिक पेसमेकर होता है। नेक्स्ट देखो भाई, रक्त का जो तरल भाग होता है वो क्या कहलाता है? जो हमारा ब्लड होता है इसके अंदर जो तरल हिस्सा होता है, जो इसका लिक्विड पार्ट होता है, उसे क्या कहा जाता है? देखो भाई, जो हमारा रक्त होता है इसमें मेनली दो हिस्से होते हैं। रक्त का जो एक भाग होता है, इस भाग को हम कहते हैं प्लाज्मा, जो कि इसका क्या होता है? तरल हिस्सा होता है। और दूसरा हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं कोशिकाएं, या फिर इसे कहा जाता है संगठित भाग। इसे क्या कहा जाता है? संगठित भाग। और इसके अंतर्गत आपकी क्या आती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती हैं। क्या आती हैं? प्लेटलेट्स आती हैं। तो ये तीनों तो आ जाती हैं इसमें। और ये कुल रक्त का 45% हिस्सा होता है। कुल रक्त होता है उसका 45% हिस्सा क्या होता है? आपका संगठित भाग होता है। शेष जो बच गया है, कितना बच गया है? 55% भाग। इस 55% भाग को हम कहते हैं प्लाज्मा, जो कि एक तरीके से रक्त का तरल हिस्सा होता है। ये थोड़े से हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है। तो याद रखना, रक्त के तरल भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं।
लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है आपको प्लाज्मा और सीरम में। आपको कंफ्यूजन हो सकता है किसमें? प्लाज्मा और सीरम में। देखो मैं आपको अंतर बता दूं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है सीरम। देखो प्लाज्मा क्या होता है कि जब मान लो हमारे शरीर में से रक्त को बाहर निकाल दिया, शरीर में से रक्त को क्या निकाला? बाहर, और एक वायल के अंतर्गत हमने डाल दिया, और इस वायल के अंतर्गत हमने क्या किया है? देखो ये वायल, रक्त की क्या प्रवृत्ति होती है कि रक्त बाहर निकालते ही जमने लग जाता है। थोड़े समय के बाद रक्त क्या हो जाता है? जम जाता है। तो जब इसमें से रक्त जम जाएगा तो रक्त के जमने से क्या होगा कि जो कणिका वाला हिस्सा होगा, जो हमारे ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होंगी, ये तो नीचे बैठ जाती हैं और साथ साथ में इनका स्कंदन हो जाता है, ये जमे जाती हैं और ऊपर की तरफ एक तरल हिस्सा बचे जाता है। इसे तो कहा जाता है सीरम। इसे क्या कहा जाता है? सीरम। कहने का मतलब यह हो गया कि रक्त जब जम जाता है, जब स्कंदन हो जाता है और उसके बाद में रक्त का जो तरल हिस्सा होता है, जिसमें कि आपके स्कंदन कारक नहीं होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो काम में आ जाते हैं, उसे तो हम क्या कहते हैं? सीरम। और यदि बिना जमे हुए रक्त का ऊपर का जो तरल हिस्सा होता है, जो पीला हिस्सा होता है, उस हिस्से को कहा जाता है प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा कैसे तैयार करते हैं कि एक वायल ले लिया, उसमें पहले से हम एंटीकोगुलेंट डालते हैं, ऐसा पदार्थ डालते हैं जो रक्त को जमने नहीं देता, तो इसका तरल हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा? आपका प्लाज्मा। तो बिना जमे हुए रक्त में प्लाज्मा ही होता है, ध्यान से सुनना। तो ये प्लाज्मा होता है, तो रक्त का तरल भाग क्या कहलाएगा? आपका प्लाज्मा। सीरम नहीं कहलाएगा भाई, लिम्फ भी नहीं कहलाता है, प्लेटलेट्स भी नहीं कहलाता। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4। हमारा जो हृदय के अंतर्गत बायां निलय होता है, इसकी दीवार मोटी होती है, क्यों? देखो यदि हम हृदय की दीवार देखें, हृदय की दीवार देखें तो ये हमारा क्या है? दायां निलय। मैं केवल निलय बना रहा हूं, और ये वाला हिस्सा है, ये कैसा है? बायां निलय। यहां से ये क्या निकल रही है? आपकी महाधमनी। क्या निकल रही है? आपकी महाधमनी, जो रक्त को ले जाएगी कहां पर? पूरे शरीर में। और यहां से जो रक्त निकलेगा वो कहां जाएगा? आपका फेफड़ों में। अब देखो, जो आपका दायां निलय है, उससे जो रक्त निकल रहा है वो फेफड़ों में जा रहा है, और फेफड़े और हृदय होते हैं बिल्कुल एक दूसरे के आसपास होते हैं। इस कारण रक्त को उतने दाब की जरूरत ही नहीं है। कहां पर? दाएं निलय में। लेकिन जो बायां निलय होता है, यदि हम बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो यहां से रक्त महाधमनी की सहायता से हमारे पूरे शरीर में जाएगा। यह हमारे अंगूठे तक अर्थात पैरों तक भी जाएगा, और यह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, भाई हृदय तो यहां पर है ना, अब यहां से तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध इसको सिर तक भी पहुंचना है हमारे। इस कारण जो हमारा बायां निलय होता है, इसको अधिक दाब की जरूरत पड़ती है। यहां पर दाब की क्या पड़ती है? अधिक जरूरत ही पड़ती है। और क्योंकि यहां पर दाब अधिक होता है, दाएं निलय की तुलना में बाएं निलय में दाब क्या होता है? ज्यादा। इस कारण यहां की जो भित्ति होती है, ये वाली भित्ति, जो निलय की भित्ति होती है, ये भी आपकी दाएं निलय से अधिक मोटी होती है, क्योंकि दाब ज्यादा है। और अगर पतली होगी तो यह फट सकता है, तो अधिक दाब के कारण यह भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है।
तो देखो ये अधिक रक्त लेता है, नहीं, यहां पर अधिक दाब बनता है। जो हमारा बायां निलय होता है उसे अधिक दाब बनाना पड़ता है और इसके कारण इसकी भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। ये कम काम करता है, नहीं, ज्यादा करता है भाई, छोटा होता है, नहीं। तो इसके लिए आ जाएगा आपका कि यहां पर दाब होता है वो अधिक होता है। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आप सभी लोगों को ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आपने सारी चीजें पढ़ी हैं? और अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। यहां पर हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, केवल हम एक ऑप्शन नहीं देख रहे हैं, उसका पूरा व्याख्या देख रहे हैं कि यह कैसे हुआ है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और वो है कि लसिका ग्रंथियां जो हमारी लिम्फ नोड होती हैं वो कहां अधिक पाई जाती है। लिम्फ नोड जो छोटी छोटी गांठें होती हैं, जो हमारी लसिका तंत्र बनता है, लसिका बनती हैं, फिर वो छोटी छोटी गांठें बनती हैं, उनके अंतर्गत वो तरल पाया जाता है लसिका। तो ये छोटी छोटी लसिका ग्रंथियां होती हैं, वो कौन से क्षेत्रों में अधिक पाई जाती हैं? तो ध्यान से सुनने की बात यह है कि एक तो ये हमारे गर्दन वाला जो हिस्सा होता है इसमें आपकी लिम्फ नोड ज्यादा होती है संख्या में। इसके अलावा जो अंडरआर्म्स होते हैं वहां पर इनकी संख्या ज्यादा होती है, और इसके अलावा जो जांग वाला एरिया होता है वहां पर भी इनकी संख्या ज्यादा होती है। जहां संक्रमण की अधिक संभावना होती है वहां पर संक्रमण से, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए अधिक लसिका गांठें अर्थात आपकी अधिक लिम्फ नोड पाई जाती है। इस कारण लसिका ग्रंथियां कहां अधिक होंगी? हड्डियों में तो होती ही नहीं है, हृदय में भी नहीं होंगी, फेफड़ों में भी नहीं होंगी, ये हमारी गर्दन वाले क्षेत्र में, कांख अर्थात अंडरआर्म्स वाले क्षेत्र में और जांघों वाले क्षेत्र में अधिक होती हैं। ये आपको याद रखना है कि ये लिम्फ नोड ज्यादा कहां पर पाई जाती। आपने जो टोंसिल का नाम सुना होगा, टोंसिल, टोंसिल भी वास्तव में क्या होती है? एक प्रकार की लिम्फ नोड ही होती हैं। और ये जो लिम्फ नोड होती हैं ये आपकी बादाम के आकार की होती है, ये सबसे बड़े आकार की क्या होती है? आपकी लिम्फ नोड होती। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी, गर्दन, कांख और जांग वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर ये लिम्फ नोड अधिक होती। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसे कहते हैं या किससे संबंधित है? देखो नॉर्मली आपने 3 नाम सुने हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक आपने सुना है प्लेटलेट्स। ये 3 नाम सुने हैं। अब मैं आपको इन तीनों के 3 नाम और बताता हूं। आरबीसी को वैसे तो आपको पता ही है, रेड ब्लड कॉर्पस्कुलर या रेड ब्लड सेल कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, लेकिन बायोलॉजी में इसे कहा जाता है क्या? इरिथ्रोसाइट। बायोलॉजी में और किस नाम से जाना जाता है इन्हें? इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स होती हैं, इन्हें कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। इन्हें क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट। तो ये आपके तीनों नाम याद रखने हैं कि हम आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। अब देखो ध्यान से सुनने की बात यह है कि कई व्यक्तियों में इनकी संख्या अधिक हो सकती है, कईयों में इनकी संख्या क्या हो सकती है? कम। इनकी नॉर्मल एक मान होता है, लेकिन किसी व्यक्ति में मान लो कि आरबीसी की संख्या ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, या उनकी संख्या कम हो गई। तो सुनने की बात यह है, अगर आपके अंत में आ रहा है साइटोसिस, अंत में एक शब्द आ रहा है साइटोसिस, तो वो उस चीज की अधिकता को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? अधिकता को। और अगर अंत में आ रहा है आपका पीनिया, अंत में एक शब्द आ रहा है कौन सा? पीनिया, तो वो इसकी कमी को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? कमी। जैसे कि देखो
साइटोसिस, इरिथ्रोसाइटोसिस। इरिथ्रोसाइटोसिस का मतलब क्या हो गया? आरबीसी की अधिकता। इरिथ्रो का मतलब हो गया, इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या हो गया है? आरबीसी। और ये क्योंकि साइटोसिस लग रहा है इस कारण इसका मतलब हो गया है अधिकता। इसी प्रकार से यहां हो जाएगा ल्यूकोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो ये तो होगी अधिकता की कंडीशन। आरबीसी की अधिकता होगी तो इरिथ्रोसाइटोसिस बोलेंगे, डब्ल्यूबीसी की अधिकता होगी तो ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे, प्लेटलेट्स की अधिकता होगी तो थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलेंगे। और यदि हो जाए कमी तो इसको बोलेंगे हम इरिथ्रोसाइटोपीनिया, इरिथ्रोसाइटोपीनिया। इसे हम बोलेंगे ल्यूकोसाइटोपीनिया। और इसे हम क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। इसे हम क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। तो ये पूछ रहा है कि थ्रोम्बोसाइटोपीनिया है वो क्या है? थ्रोम्बोसाइटो का मतलब हमें पता चल गया है किससे संबंधित है? प्लेटलेट्स। और क्योंकि पीनिया शब्द लग रहा है इस कारण यह आ जाएगा प्लेटलेट्स की कमी। जब किसी व्यक्ति में प्लेटलेट्स होती हैं वो सामान्य संख्या से कम हो जाती हैं। और सामान्य संख्या कितनी होती है भाई? इनकी वैसे तो अलग अलग जगह पर अलग अलग मान होता है। कई लोग नॉर्मली ये 1.5 से लेकर 4 लाख के बीच माना जाता है, 1.5 से 4 लाख पर माइक्रोलीटर। लेकिन जो नई स्टडी कई लोग बोलते हैं कि 1 लाख से कम होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि प्लेटलेट्स की कमी हो गई। सामान्य तौर पर यह 1.5 लाख मानी जाती। तो यदि इससे कम हो रहा है किसी व्यक्ति में प्लेटलेट्स का मान, जैसे डेंगू वगैरह में होता है, आप सभी ने सुना होगा कि जो डेंगू रोग होता है उसके अंतर्गत हमारी प्लेटलेट्स होती हैं, उनका मान, उनकी संख्या होती है वो सामान्य से कम हो जाती है। और ऐसी स्थिति को जब प्लेटलेट्स की कमी होती है उस स्थिति को हम थ्रोम्बोसाइटोपीनिया कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगी? आरबीसी की कमी नहीं होती है, आरबीसी की कमी को हम इरिथ्रोसाइटोपीनिया कहते हैं। इसमें किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की कमी होती। डब्ल्यूबीसी की वृद्धि को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। अगर एचबी अधिक है तो वो अलग कंडीशन होती। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, लसिका का प्रमुख कार्य क्या है? लसिका या जिसे हम बोलते हैं लिम्फ, एक नाम आप सुनते हो लसिका या जिसे हम बोलते हैं लिम्फ। ये क्या है? देखो, लसिका वास्तव में एक तरल पदार्थ है। लसिका क्या होता है कि तरल पीले रंग का पदार्थ है। कैसे बनता है? कि जब होता है हमारा रक्त होता है, ये आपकी धमनियों के द्वारा कहां पहुंचता है? ऊतकों में पहुंचता है। ऊतक अर्थात कोशिकाओं में पहुंचता है। तो उस दौरान क्या होता है कि जो हमारी धमनियां होती हैं वो अल्टीमेटली एकदम पतली पतली केशिकाओं में बदल जाती हैं। और वो पतली केशिकाएं होती हैं, उनकी भित्ति होती है एकदम पतली सी होती है, जिसके कारण से क्या होता है कि यहां पर इन ऊतकों में जो अंतरकाशी स्थान होता है, इनका जो अंतरकाशी स्थान होता है, कोशिकाओं के बीच की जो जगह होती है, जैसे मान लो ये कोशिकाएं हैं, ये कोई ऊतक था और यहां पर रक्त लेकर आ रही है कोई केशिका, तो यहां से इस रक्त में से रक्त का तरल भाग होता है विशेष रूप से। कौन सा भाग? तरल। और तरल भाग हमें पता है कौन सा था? प्लाज्मा। वो प्लाज्मा छनकर धीरे धीरे कहां हो जाता है? इन कोशिकाओं के बीच में क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि ये प्लाज्मा के छनने से बना है, इस कारण इसका रंग कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है। और ये तरल होता है क्योंकि प्लाज्मा से बना है।
और इस तरल को हम बोलते हैं लसिका। तो वास्तव में जो लसिका अर्थात लिम्फ बनता है वो हमारा रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसी से बनता है। कहां बनता है? कोशिकाएं अर्थात उत्कों में बनता है, छनकर बनता है। इस लसिका के अंतर्गत आपकी विशेष रूप से WBC, और WBC में भी कौन सी WBC? लिम्फोसाइट होती है, वो विशेष रूप से उपस्थित होती है। और जिसके कारण से क्योंकि लिम्फोसाइट है या WBC जो होती है वो हमें क्या प्रदान करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमें इम्यूनिटी प्रदान करती है। इस कारण लसिका होती है वो हमें क्या प्रदान करती है? प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ये आपको ध्यान रखना है। बाद में कोशिकाओं से इस तरल को क्या किया जाता है? वापस इकट्ठा किया जाता है। अगर ये कोशिकाओं में ही रहेगा ना तो सूजन आ जाएगी, तो इसको वापस इकट्ठा करना पड़ेगा। अब इनको जो इकट्ठा किया जाता है तो पतली पतली वाहिनियां पाई जाती हैं, और ये पतली पतली वाहिनियां इस लसिका को इन कोशिकाओं से इकट्ठा करती हैं, और फिर बाद में वो लसिका वाहिनियां बड़ी होती जाती हैं, और अंततः वो लसिका वाहिनियां किस में मिल जाती हैं? हमारी शिराओं के साथ जुड़ी जाती हैं। इस कारण लसिका होती हैं वो हमें प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। इसके साथ साथ में जो हमारी छोटी आंत में जो हमारे भोजन में विशेष रूप से वसा का अवशोषण होता है, किसका अवशोषण है? वसा का। छोटी आंत से वसा का अवशोषण, उसमें मुख्य रूप से योगदान देती हैं। तो इसमें कार्य क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन को ले जाना इनका काम नहीं है। इनका काम है एक तो वसा का परिवहन करना, और एक क्या प्रदान करना? प्रतिरक्षा प्रदान करना। यह किसका कार्य है? लसिका का प्रमुख कार्य माना जाता है। रक्त जमना इसका कार्य नहीं है, वो प्लेटलेट्स का काम होता है। हार्मोन बनाना भी इसका काम है नहीं। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद में भाई 7 के बाद आ जाएगा 8 नंबर का क्वेश्चन। ये देखो भाई, रक्तचाप जिसे नॉर्मली आप ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी में डायस्टोलिक दाब क्या दर्शाता है? डायस्टोलिक दाब क्या दर्शाता है? आप खुद सोचो, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो और बीपी नपवाते हो तो डॉक्टर आपको लिख के देता है कि आपका बीपी आया है वो 130/80 आया है, 130/80 mmHg आया है। तो ये 130/80 है, ये क्या है? देखो, बीपी जो होती है ये 2 समय मापी जाती है। कैसे भाई? एक तो जब हमारा हृदय होता है वो संकुचन करता है, जिस समय हमारा हृदय होता है संकुचित होता है, सिकुड़ता है, और एक वापस आता है, शिथिल होता है। कब होता है? शिथिल। तो हमारा हृदय लगातार सिकुड़ता रहता है, फैलता रहता है, सिकुड़ता रहता है, फैलता रहता है, सिकुड़ता रहता है, फैलता रहता है। सिकुड़ने को हम बोलते हैं संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन, और फिर इसको बोलते हैं शिथिलन अर्थात रिलैक्सेशन। तो जिस समय हृदय सिकुड़ रहा है उस समय तो दाब ज्यादा होगा, उस समय दाब क्या होगा? ज्यादा। तो संकुचन के समय जो दाब होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हमारा हृदय है वो सामान्य अवस्था में आ गया, शिथिल अवस्था में आ गया, उस समय जो हमारा दाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। उसे क्या कहते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जब भी आपका ऐसे लिखा हुआ हो तो ये ऊपर वाला जो होता है, जो पहले लिखा जाता है, वो लिखा जाता है सिस्टोलिक, तो ये 130 लिखा हुआ है। नीचे वाला होता है वो होता है डायस्टोलिक, ये 80 लिखा हुआ है।
एमएमएचजी इसको मापने की क्या है यूनिट। नॉर्मल होता है, सामान्य बीपी जो होता है वो होता है 120/80 mmHg। मतलब सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए 120 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए आपका 80 mmHg, एकदम आदर्श स्थिति बोले तो ऐसा होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि जो डायस्टोलिक प्रेशर है, मतलब जो नीचे वाला प्रेशर है, वो क्या दर्शाता है, ये हृदय के शिथिलन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, हृदय के शिथिलन को। और अगर ये पूछता किसके लिए, सिस्टोलिक के लिए, तो ये किसको दर्शाता फिर, संकुचन को। तो यहां आ जाएगा निलय के संकुचन को, नहीं भाई, ये दर्शाता है वास्तव में निलय के शिथिलन को, क्योंकि रक्त होता है वास्तव में ज्यादातर कंडीशन में हमारा निलय होता है वो शिथिल अवस्था में पाया जाता है, तो ये निलय के शिथिलन को दर्शाता है। आलिंद के संकुचन को भी नहीं दर्शाता है, फेफड़ों को भी नहीं दर्शाता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। किस रक्त वाहिका में वोल्व पाए जाते हैं? ध्यान से सुनने की बात है। देखो, अभी हमने पढ़ा था कि जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, इसमें एक तो होती है हमारी आर्टरी अर्थात धमनी, एक होती है सिरा अर्थात वेन, एक होती है केशिकाएं अर्थात कैपिलरी। अब जो आर्टरी होती हैं उस समय क्या होता है, हमारा जो रक्त होता है जो आर्टरी धमनी में जाता है वो हृदय से जा रहा है और हृदय बहुत दाब लगा रहा है, और दाब के कारण से ये जो रक्त होता है ये ऊपर की तरफ भी चला जाता है और नीचे की तरफ भी चला जाता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब सिराओं के द्वारा इस रक्त को वापस इकट्ठा किया जाता है, जो हमारी सिराएं हैं जब रक्त को क्या कर रही हैं, इकट्ठा कर रही हैं, तो यहां से तो देखो ऊपर से जब आएगा तब तो क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से नीचे की तरफ आना है, गुरुत्वाकर्षण की ओर आना है हृदय की ओर, तो यहां से आने में तो कोई समस्या नहीं है। सपोज करो पैरों से रक्त आ रहा है, कहां से रक्त को इकट्ठा किया जा रहा है, पैरों से रक्त लाया जा रहा है, किसमें, सिरा में। अब आप खुद बताओ यहां से रक्त कैसे आएगा, पैरों से ऊपर की तरफ आएगा तो हमें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जब हम कार्य कर रहे हैं तो रक्त तो वापस नीचे जा सकता है। पैरों में हमारी कोई मोटर थोड़ी लगी हुई है, अरे नीचे की तरफ कोई हृदय की जैसी मोटर थोड़ी लगी हुई है, तो वापस कैसे आता है। उस समय क्या होता है कि मान लो ये आपका पैर है और ये पैर की क्या है, सिरा, ये पैर के अंदर क्या है, सिरा, तो रक्त को अब किस ओर आना है, ऊपर की ओर आना है, हृदय की ओर। अब रक्त को इस तरफ जाना है और क्योंकि नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल इस तरफ कार्य कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण किस ओर कार्य कर रहा है, नीचे की ओर, तो रक्त ऊपर कैसे जाएगा भाई। इसके लिए क्या होते हैं कि जो हमारी सिरा होती है उसके अंतर्गत छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, वोल्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वोल्व। और ये वोल्व होते हैं, ये केवल किस ओर खुलते हैं, ऊपर की ओर ही खुलते हैं, मतलब इस तरफ से इस तरफ ही खुलते हैं, ऊपर की ओर ही। अगर रक्त वापस नीचे की ओर आना चाहिए तो ये बंद हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, बंद। इस कारण ये वोल्व होते हैं, ये मुख्य रूप से किस में पाए जाते हैं, सिराओं में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, सिराओं में। और सिराओं में इनका महत्व क्या है, ये रक्त के विपरीत दिशा में प्रवाह को रोकते हैं। भाई रक्त को इस तरफ जाना है ना, तो वापस नीचे नहीं आ जाए, इस विपरीत दिशा में प्रवाह को रोकने का जो कार्य करते हैं यही वोल्व करते हैं। तो किस रक्त वाहिका में वोल्व पाए जाएंगे, तो वो आ जाएगी हमारी सिरा। धमनी में केवल एक वोल्व होता है शुरुआत में, जैसे कि हम बात करें फुफ्फुसीय धमनी में होता है आपका, और इसके अलावा हमारी महाधमनी के शुरुआत में एक वोल्व पाए जाते हैं, बाकी धमनियों में वोल्व नहीं होते। वोल्व किस में पाए जाते हैं, सिराओं में पाए जाते हैं।
केशिकाओं में भी नहीं मिलते हैं और लसिका में भी नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, रक्त का थक्का बनने की अंतिम अवस्था में क्या बनता है? देखो, जब रक्त का थक्का बनता है तो आपको क्या याद आता है कि इसमें क्या काम में आती हैं? प्लेटलेट्स। क्या काम में आती हैं? प्लेटलेट्स, जो हमारे रक्त का थक्का बनाने में काम में आती। लेकिन केवल प्लेटलेट्स ही काम में नहीं आती हैं, स्कंदन कारक होते हैं, वो भी काम में आते हैं। स्कंदन कारक का मतलब ऐसे पदार्थ जो रक्त के स्कंदन में योगदान देते हैं, और ऐसे टोटल 13 कारक पाए जाते हैं। कितने? 13। तो जब रक्त का स्कंदन होता है तो इसमें कुछ प्रोटीन भी होती हैं। क्या होती हैं? प्रोटीन। एंड ही एंड में जब रक्त का थक्का बनता है उस समय एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है फिब्रिनोजन। ये बदल जाती है किसमें? फिब्रिन में। फिब्रिनोजन होती है वो किसमें बदल जाती है? फिब्रिन। और ये फिब्रिन है, ये एक तंतुमय प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है? तंतुमय। इसके लंबे लंबे धागे जैसी संरचनाएं होती, और ये उस घाव के ऊपर आ जाते हैं। और इन तंतुनुमा प्रोटीन होती है जो फिब्रिन होती है, इसके अंतर्गत आपकी क्या फंस जाती हैं? प्लेटलेट्स। और जब इस फिब्रिन के तंतुओं के अंतर्गत ये प्लेटलेट्स फंस जाती हैं तो वहां पर एक क्या बन जाता है? थक्का बने जाता है। तो एंड में क्या होता है? रक्त का थक्का बनने की अंतिम अवस्था में क्या बनता है? थ्रोम्बिन नहीं बनता है, फिब्रिन का क्या बन जाता है? जाल। फाइब्रिन का क्या बन जाता है? जाल बने जाता है, जिसके अंदर हमारी प्लेटलेट्स फंस जाती हैं और उससे हमारा क्या बनता है? फिर रक्त का थक्का बनता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी। प्लेटलेट्स नहीं आएगा, कैल्शियम भी नहीं आएगा। हालांकि कैल्शियम एक महत्वपूर्ण कारक होता है रक्त का थक्का बनाने में, लेकिन एंड में नहीं है। तो ये इस प्रकार से टोटल हमने अभी तक 10 प्रश्न देख लिए हैं। ये सारे के सारे प्रश्न हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहां पर जो प्रश्न मिल रहे हैं उसका केवल आपको आंसर नहीं मिल रहा है, उसका कंप्लीट व्याख्या के साथ साथ हम उसको देख रहे हैं। तो यहां पर जो हम बता रहे हैं केवल ये 20 प्रश्न नहीं है, यहां पर आपको आसपास की सारी चीजों को आप देखते हो तो 100 प्रश्न आपके लगभग 16 होके जाते हैं। और जो 100 प्रश्न आप एक दिन में 1 घंटे में लेकर जाते हो तो इससे ज्यादा आप क्या लोगे भाई? तो इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डबल सर्कुलेशन अर्थात दोहरा परिसंचरण होता है, उसका मुख्य लाभ क्या होता है? मनुष्य के अंतर्गत कैसा परिसंचरण होता है? दोहरा परिसंचरण। और दोहरे परिसंचरण का मुख्य लाभ यह है कि इसकी वजह से देखो, अब धमनियां होती हैं और सिराएं होती हैं। धमनियों में हमारा ऑक्सीजन युक्त रक्त और सिराओं के अंतर्गत ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है। कहने का मतलब यह हुआ कि इस दोहरे परिसंचरण के कारण से कभी भी हमारा ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला रक्त एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होता है, जिसके कारण जीव जंतु होते हैं वो अधिक दक्षता के साथ अपने कार्यों को संपादित कर सकते हैं। तो ऊर्जा को बचाना इसका कार्य नहीं है, ये रक्त के मिश्रण को रोकते हैं। एक तरीके से हमारे शुद्ध और अशुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त होता है, उसको रोकते हैं, उसको मिश्रण से रोकते हैं। और इसके साथ साथ में कुशल ऑक्सीजन की आपूर्ति को बनाए रखते हैं। कोशिकाओं तक ऑक्सीजन होती है वो अच्छी मात्रा में पहुंचे पाती। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। रक्त का दाब करना भी उद्देश्य नहीं है, केवल फेफड़ों तक रक्त ले जाना भी उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12। हृदय में जो पुरकिंजे तंतु होते हैं, पुरकिंजे तंतु, इनका क्या कार्य होता है? अब देखो, हृदय की संरचना आपने पढ़ी होगी,
उस समय भी आपको एसए नोड, एवी नोड, पुरकिंजे फाइबर ये सब कुछ बताए थे। जैसे हमारा जब हमने हृदय पढ़ा था तो यह यहां पर दाएं आलिंद में हमारी एक बटन जैसी संरचना जिसे हम एसए नोड कहते हैं, जो हमारा ये आलिंद और निलय का जहां पर पाया जाता है, आलिंद और निलय जहां पर मिलते हैं वहां पर पाया जाता है आपका एवी नोड। और फिर इसके बाद में जो ये भित्ति होती है वहां से ऐसे बहुत सारे क्या निकलते हैं, तंतुनुमा संरचनाएं निकलती हैं जो इस पूरे निलय की भित्ति में फैली रहती हैं। इन तंतुओं को हम बोलते हैं पुरकिंजे तंतु। इन्हें हम क्या बोलते हैं, पुरकिंजे तंतु, पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। जो आवेग हमारा एसए नोड अर्थात पेसमेकर में बनता है वो कहां आता है, एवी नोड में। और एवी नोड से ये कहां पहुंचता है, हमारे निलय की भित्ति में पहुंचता है। तो जो हमारा आवेग होता है उसको एक साथ दोनों निलय की भित्ति में पहुंचाने के लिए किसका कार्य होता है, पुरकिंजे तंतुओं का कार्य होता है। तो देखो पुरकिंजे तंतु क्या कार्य करते हैं, रक्त को पंप करने का कार्य नहीं है, ये आवेग का जो हमारी धड़कन जिससे उत्पन्न होती है उस आवेग का तीव्र क्या करते हैं, संचरण करते हैं। ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। वॉल्व को नियंत्रित करना, ऑक्सीजन ले जाना इनका कार्य नहीं। नेक्स्ट देखो भाई, आरएच फैक्टर की खोज किसने की। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे रक्त समूह होते हैं ये ए व बी एंटीजन के आधार पर निर्धारित होते हैं। किस किस के आधार पे, ए और बी एंटीजन के आधार पर निर्धारित किए जाते। और इनसे हमारे 4 प्रकार के रक्त समूह बनते हैं, ए बी और ओ। इस समूह को हम बोलते हैं एबीओ सिस्टम। ये 4 प्रकार के रक्त समूह बनते हैं इसे हम बोलते हैं एबीओ सिस्टम। और इसकी खोज किसने की है, लैंड स्टीनर ने की है। कब, 1900 में। लेकिन बाद में एक और अन्य एंटीजन की खोज की जिसे हम बोलते हैं आरएच एंटीजन, या इसे डी एंटीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डी एंटीजन। और ये जो एंटीजन है ये मक्का का रिसस नामक बंदर में, मक्का का रिसस नामक बंदर में खोजा गया था। और उसी के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है आरएच। किसके आधार पर, रिसस बंदर के आधार पर। इसकी जो खोज हुई है वो हुई है 1940 में। किसने की है, 2 वैज्ञानिक हैं, वीनर व लैंड स्टीनर। कौन से वैज्ञानिक है, वीनर और लैंड स्टीनर नाम के 2 वैज्ञानिक। तो आरएच फैक्टर की खोज किसने की है, 1940 के अंतर्गत वीनर और लैंड स्टीनर ने की। ऑप्शन बी होगा वो सही आंसर। नेक्स्ट देखो भाई, रक्तचाप अर्थात बीपी मापने का जो यंत्र होता है जिससे वो बीपी मापते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हो, यहां पर कफ लगाता है, फिर वो थर्मामीटर जो आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंतर्गत वो मरकरी ऊपर की तरफ बढ़ती है, जिसकी सहायता से हम बीपी को मापते हैं, उस यंत्र का नाम क्या है। तो ये आपको याद रखना है। देखो थर्मामीटर होता है ये ताप मापने में आता है। माइक्रोस्कोप ये छोटी चीजों को देखने के काम में आता है, बैक्टीरिया वगैरह को। बैरोमीटर ये वायु के दाब को मापने में काम में आता है। और ये स्पेग्नोमेनोमीटर होता है ये हमारे ब्लड प्रेशर को मापने में काम में आता है, बीपी को मापने में काम में आता है। तो ये हो गया है हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखो भाई,
रक्त का थक्का बनने में कौन सा तत्व आवश्यक है? अभी आपको बताया था कि रक्त का थक्का बनाने के लिए प्लेटलेट्स और 13 अलग अलग प्रकार के कारक होते हैं, वो काम में आते हैं। इन्हीं 13 कारकों में एक कारक जो होता है, एक पदार्थ होता है, एक आयन जिसे बोल सकते हैं, एक तत्व जिसे बोल सकते हैं, वो काम में आता है, जिसका नाम होता है कैल्शियम। तो याद रखना है आपको, रक्त का थक्का बनाने के लिए कैल्शियम बहुत ही जरूरी है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो गया है? सही आंसर। किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, सामान्यतः रक्त के थक्का बनने में कितना समय लगता है? रक्त का थक्का बनने में टोटल कितना समय लगता है? देखो, इसे हम बीटीसीटी कहते हैं। बीटीसीटी, बीटी का नाम है ब्लीडिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, और सीटी का होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोटिंग टाइम। जब किसी व्यक्ति को चोट लगी और चोट लगने के बाद में कितने समय तक वो रक्त बह रहा है, कितने समय तक ब्लीडिंग हो रही है, उस टाइम को हम बोलते हैं बीटी अर्थात ब्लीडिंग टाइम। और ये होता है नॉर्मली 1 से लेकर 3 मिनट का। कितना होता है भाई? 1 से 3 मिनट। इसके बाद में रक्त का थक्का, कहने का मतलब है जो पूरी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा रक्त का थक्का बन जाता है, फिब्रिन के तंतु बनकर उसमें प्लेटलेट्स फंस जाती हैं, रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम क्लोटिंग टाइम। और इसके अंतर्गत आपके 5 से 10 मिनट का क्या लगता है? समय लगता है। कितना लगता है? 5 से 10 मिनट। कई बार इसको आपको समय देखने को मिलेगा 3 से 5 मिनट भी देखने को मिले सकता। तो यह पूछ रहा है किसके लिए? थक्का बनने में अर्थात क्लोटिंग में कितना समय लगता है? तो इसमें आ जाएगा आपका 5 से 10 मिनट। ऑप्शन बी होगा, ये इसके लिए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा श्वेत रक्त कणिका अर्थात WBC का प्रकार होता है? आप सभी लोगों को पता होगा कि WBC 5 प्रकार की होती है। देखो कैसे, जैसे ये WBC है, सबसे पहले WBC को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो ऐसी WBC जिसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंतर्गत छोटे छोटे दाने जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, तो उसे तो हम क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसाइट। उसे तो हम क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसाइट। और जिसके जीवद्रव्य में कोई छोटे छोटे कण उपस्थित नहीं होते हैं तो उसे हम बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। उसे क्या कहा जाता है? ए ग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है। ये ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। तो 3 तो ये हो गई, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। एक ग्रेन्युलोसाइट 2 प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो टोटल जो WBC होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। यहां WBC का कौन सा प्रकार है? इरिथ्रोसाइट तो हमारी RBC है, तो ये तो हट गया। लिम्फोसाइट ये WBC का प्रकार है, तो ये सही बात है। प्लेटलेट्स ये नहीं है, हीमोग्लोबिन तो रक्त आपकी RBC में पाया जाता है। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18। रक्त समूह है, इसका निर्धारण किस पर आधारित होता है? ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो देखो, ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है वो हमारे जो एंटीजन होते हैं ए व बी एंटीजन, ए व बी एंटीजन, इसके साथ साथ में एंटीबॉडी भी होते हैं
जो कि हमारे प्लाज्मा में होते हैं ए और बी। देखो, ब्लड ग्रुप के निर्धारण के लिए एंटीजन और एंटीबॉडी की जो रिएक्शन होती है उसको देखा जाता है। जो ए एंटीजन होता है वो ए जो एंटीबॉडी होती है उसके साथ रिएक्शन करता है। बी एंटीजन होता है वो बी एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करता है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन के आधार पर, उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर ब्लड ग्रुप का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। तो इस कारण इसमें हीमोग्लोबिन के आधार पर डिसाइड नहीं होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन के आधार पर यह डिसाइड होता है। प्लेटलेट्स के आधार पर भी नहीं होता है, प्लाज्मा के आधार पर भी नहीं। हालांकि आपने कुछ क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन है, उनमें एक पैटर्न देखा होगा कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो गए हैं कि जिनमें ऑप्शन बी है वो सही आंसर हो गया है। लेकिन ये केवल कोइंसिडेंस है, सोचा समझा कुछ नहीं था, अपने आप हो गया है भाई ऐसा। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। RH असंगति कब समस्या बनती है? देखो, ये RH असंगति, RH इनकॉम्प्लेबिलिटी होती है। इसको हम एक नाम से और जानते हैं जिसे हम बोलते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। गर्भ रक्ताणु कोरकता, या इसे कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलाइसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलाइसिस ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब माता हो, किसी बच्चे की माता हो, वो तो कैसी हो, RH नेगेटिव हो। उसका जो पिता हो वो कैसा हो, RH पॉजिटिव हो। सामान्य स्थिति में किसी भी बच्चे के ज्यादातर RH पॉजिटिव होने के चांस ही होते हैं। इनका जो बच्चा हो वो हो RH पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये बच्चा है, ये इस माता के गर्भ में है, इसके किस में है, गर्भ में, उस समय पहले बच्चे के समय कोई समस्या नहीं होगी। पहले बच्चे के समय कोई समस्या नहीं, प्रथम शिशु में समस्या नहीं होती है। लेकिन जब पहले बच्चे का जन्म होता है, उसकी जब डिलीवरी होती है, उस समय क्या होता है कि इस बच्चे की कुछ आरबीसी होती हैं, ये माता के रक्त के संपर्क में आ जाती हैं। और जैसे ही माता के रक्त के संपर्क में आती हैं, क्योंकि इसके पास RH एंटीजन उपस्थित है और माता के पास RH एंटीजन उपस्थित नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये RH एंटीजन है, ये उस माता के शरीर में क्या बना लेगा, RH एंटीबॉडी बना लेगा। क्या बना लेगा, RH एंटीबॉडी। पहले बच्चे के समय कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन उस समय उस माता के शरीर में कुछ मात्रा में क्या बन गई है, RH एंटीबॉडी बन गई है। माता के शरीर में इस कारण कोई समस्या नहीं हो रही है क्योंकि माता के शरीर में RH एंटीबॉडी तो बन गई, लेकिन उसके पास RH एंटीजन नहीं है, तो वो रिएक्शन नहीं हो सकती। लेकिन अब जब दूसरी बार अगर बच्चा है वो गर्भ में है, बच्चा है वो गर्भ में है और वो RH पॉजिटिव है, कैसा है, RH पॉजिटिव, उस कंडीशन में क्या होगा कि इस माता के शरीर में जो एंटीबॉडी थी, क्या थी, RH एंटीबॉडी थी, ये आपकी प्लेसेंटा से होती हुई ये इस दूसरे बच्चे के शरीर में चली जाती हैं। कहां चली जाती हैं, शरीर में। और उस दूसरे बच्चे के पास तो RH एंटीजन उपस्थित है,
उस कंडीशन में क्या होगा, RH एंटीजन और RH एंटीबॉडी होगी, ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेगी, गर्भ में ही उसके साथ क्या कर लेगी, रिएक्शन कर लेगी, और उस बच्चे की आरबीसी को तोड़ने लग जाएगी। जो गर्भ में बच्चा है, दूसरा बच्चा, उसके आरबीसी को क्या करने लग जाएगी, तोड़ने लगे जाएगी। कंडीशन ऐसी हो सकती है कि उसकी आरबीसी बहुत ज्यादा टूट जाए। तो अगर वो कम मात्रा में टूट रही है तो बच्चा एकदम कमजोर होगा, उसमें एनीमिया हो सकता है, आरबीसी की कमी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है। और अगर ये स्थिति गंभीर हो गई तो उस बच्चे की गर्भ में ही मृत्यु हो सकती है। इसी कारण इस कंडीशन को बोलते हैं गर्भ रक्ताणु। गर्भ का मतलब माता के गर्भ में, रक्ताणु मतलब आरबीसी, और कोरकता का मतलब होता है टूटना। गर्भ में ही बच्चे की आरबीसी टूटने लगे जाती है। इरिथ्रो का मतलब आपको पता ही, आरबीसी। ब्लास्टोसिस का मतलब होता है टूटना, और फिटेलाइसिस का मतलब फिटल में, गर्भ में। तो याद रखना, यह कंडीशन कब होती है, जब माता RH नेगेटिव होती है और गर्भावस्था में होती है। दूसरे बच्चे के समय होगी, पहले बच्चे के समय नहीं होगी। तो यहां पर आ जाएगा, बचपन में भी नहीं होती है, वृद्धावस्था में भी नहीं होती है, यह होती है गर्भावस्था में। ऑप्शन सी होगा, यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। प्लाज्मा में मुख्य रूप से प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मा में कौन कौन से मुख्य रूप से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा में एक तो एल्बुमिन, एक ग्लोबुलिन और एक आपका फिब्रिनोजन होते हैं, वो प्रोटीन पाई जाती है। एक तो एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है और फिब्रिनोजन। ये 3 प्रोटीन होती हैं जो विशेष रूप से आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। हालांकि अन्य प्रोटीन भी होते हैं, लेकिन ये 3 मुख्य प्रोटीन होते हैं। हीमोग्लोबिन तो आरबीसी में होता है, एंजाइम और हार्मोन ये आपके नहीं है। तो प्लाज्मा में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन होता है। बाकी आप सभी लोगों को पता होगा कि O नेगेटिव होता है, उसको हम सर्वदाता कहते हैं, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहते हैं। और AB पॉजिटिव होता है, उसे क्या कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है वो कमेंट करके आप जरूर बताना। तो ये सब कुछ आपको पता होगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने टोटल 20 MCQ प्रश्न देखे हैं, जो कि हमारी परिसंचरण तंत्र पर आधारित थे, उसकी संरचनाओं से, उसके कार्यों से संबंधित थे। आप सभी लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अगर कोई समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो है ये कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ साथ में चैनल को भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।